नमस्कार, आप देख रहे हैं द लल्लन पेज। मैं हूं आशुतोष। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। चुनाव की तिथि तो घोषित हो चुकी है, लेकिन अभी भी केवल जनसुराज को छोड़कर तमाम बड़ी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। कहीं न कहीं जो आपस का विवाद है वो साफ रूप से दिख रहा है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ महागठबंधन और दूसरे तरफ एनडीए, दोनों ही शीर्ष नेताओं में शीर्ष स्तर की बैठक शुरू हो गई है। इस पूरे मुद्दे पे आज हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु राज पांडे जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, आपके पास खासा अनुभव रहा है पत्रकारिता का, और खास करके मैं बात करूं तो इलेक्शंस का। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आखिर जब सब कुछ ठीक था तो आखिर सभी पार्टियों में, चाहे हम महागठबंधन की बात कर लें या एनडीए की बात कर लें, टिकट को लेकर इतना खींचातानी क्यों हो रहा है? देखिए, बिहार का चुनाव कभी भी आसान नहीं रहा। उठा के देखेंगे, बिहार का चुनाव जब भी आप देखें उलझन भरा कॉम्प्लिकेशन आ ही जाता है। और अब पिछला 2020 का विधानसभा जाके देखेंगे तो उसमें भी ऐसी स्थितियां क्रिएट हुई थी, जहाँ पे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जब बना था, जब भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ मिल करके चुनाव लड़ने की बात की थी, उस दौरान भी वोटों को लेकर खींचातानी हुई थी। लेकिन सेम वही परिस्थिति इस बार भी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उनके सहयोगी दल है, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, मांझी जी की पार्टी हो, वो अपनी सीटों को सुरक्षित करना चाहती है। उन यहाँ लड़ाई कुल मिला के आशुतोष जी इस मुद्दे पे है कि जितने भी इनके सहयोगी दल या खुद भाजपा या जनता दल नीतीश कुमार जी का दल हो, वो ये चाहता है जहाँ से उनके रनिंग विधायक हैं वो सीट उनके पास सुरक्षित रहे। और जो सहयोगी दल है वो भी ऐसी सीटों पे कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों को लड़ाना चाहते हैं ताकि वो भी सीट उनकी सुरक्षित रहे। क्योंकि जितने ज़्यादा विधायक चुन करके जिस पार्टी के आएंगे उतनी ज़्यादा उनकी हिस्सेदारी रहेगी। जो बोला जिसकी जितनी हिस्सेदारी वाली बात यहाँ पे परिलक्षित होती है। तो बिहार का चुनाव इस दृष्टि से जब भी आप देखें कॉम्प्लिकेटेड रहा, उसमें एक वो रास्ता कसी होती रही है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप शुरू से एनडीए अलायंस के साथ रहें? उसके बाद जब अब 17 तारीख नामांकन का आखिरी तिथि होगी, समय बहुत कम है, कैंडिडेट को काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती है, आप भी जानते हैं। तो ऐसे में हम बात करेंगे खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले, प्रधानमंत्री जी का खुद को हनुमान कहने वाले चिराग पासवान क्यों नाराज हैं? सबसे पहले तो उन्होंने ही इस प्रारंभ, मुझे लगता है जिस समय हमारी ये वार्ता पॉडकास्ट हो रहा है, ऐसे कुछ समय बाद हमारे ख्याल से उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। वो 25 से 26 सीटों की मांग कर रहे हैं, जो हम लोग को सूचना मिलेगी 26 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे। वो भी अपनी सुरक्षित सीटें मांग रहे हैं। जहाँ जो जनता दल यूनाइटेड, यहाँ लड़ाई क्या थी, जहाँ मैंने आपको बात हो रही थी हम लोग इस पॉडकास्ट के पहले, कि जनता दल यूनाइटेड जहाँ जहाँ से नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक जीते थे, उसके कहीं के 8 या 10 सीटों पे चिराग पासवान की मांग थी कि वहाँ से वो चुनाव लड़ें। वहाँ उन सीटों की वो मांग कर रहे थे। उसी को लेकर के कहीं ना कहीं घर्षण हुआ, ये राजनीतिक घर्षण वैचारिक विमर्श हो रहा था। और कुछ देर में मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो जाएगी कि कितनी सीट उनको मिलनी है। 26 सीटों पे मांग कर रहे हैं और संभवतः उनकी जो इच्छा है वो पार्टी पूरी करेगी। हम एनडीए की बात कर रहे हैं जानबूझ के। एनडीए में कई परत हैं। उसके बाद कुशवाहा जी हैं, इनको क्या समस्या आन पड़ी? इनको 6 सीट मिल रहा था, ये भी बात। वही मौका, अगर चिराग पासवान की बात मानी जा रही है, मांझी जी की बात मानी जा रही है, तो हमारी बात ही मानी जाए। ये टशन रहता है, राजनीतिक टशन कहा जाता है। ये कमोवेश केवल यही एनडीए के साथ नहीं, आपको कांग्रेस जो महागठबंधन है उसमें भी आपको दिख रहा है टशन हर जगह चला जा रहा है। बिहार में जो जनता है वहाँ का, बिहार का जो आदमी, एक बिहारी आदमी है, वो राजनीति का ककारा सीख के पैदा होता है। राजनीति उनका एक बहुत पसंदीदा विषय रहता है। किसी क्षेत्र में भी व्यक्ति रहे, वो आखिरी में राजनीति करना ही चाहता है, विधायक बनना चाहता है, पदाधिकारी बनना चाहता है। तो ये टशन है। और चुनाव एक बहुत बड़ा उत्सव बिहार का रहा है। उस उत्सव में अपनी हिस्सेदारी मांगने का अधिकार लोकतंत्र में सबको दे दिया है संविधान ने। वो अपनी मांग कर रहे हैं। लेकिन जो जैसे एनडीए ने
कि अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी 74 सीटों के साथ और नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 43 सीटें पाई थी, और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल 75 सीट पा करके उभरी थी पिछले चुनाव में। उसी हिसाब में वो लोग देखते हुए कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा चुनाव पहले ऐसा आसान नहीं है, अपितु जितने भी सर्वे हमारे पास आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए को एक बढ़त बनाता हुआ या चुनाव जीतता हुआ दिखा रहे हैं। तो सब चाहते हैं कहीं ना कहीं जो जीती दांव है उस पर कहीं ना कहीं जुड़ने की कोशिश करें। मतलब हम समझ गए कि जो अपनी साख बनाया हुआ वो वहीं रहना चाह रहा है और दूसरा वाला भी चाह रहा है कि इन्हीं के साख में हम भी। अच्छा, अब एनडीए की मुसीबत बढ़ा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दिया कि मैं अभी चुनाव लड़ूंगा। ओम प्रकाश जी पूर्वांचल की, उत्तर प्रदेश की और बिहार से जुड़े इलाके की राजनीति में बड़े ही चर्चित नेता रहे हैं, और वो मीडिया के और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बोल वचन जो वाली बात बोली जाती है, बोलते बहुत ज़्यादा प्रखर है बोलने में, और उनकी बात को कभी भी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया जाता है। बिकॉज एक पर्टिकुलर कास्ट बेस्ड इक्वेशन को लेकर वो चलते हैं, हमेशा राजभर की बात करते हैं, अपनी पार्टी की बात करते रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश। उन्होंने साफ कह दिया अगर टिकट नहीं मिला तो मैं अपने प्रत्याशियों को उतार दूंगा। तो भैया स्वतंत्र है ना, लोकतंत्र है भैया, संविधान है, संविधान अधिकार है, लड़ाई चुनाव सबको लड़ना चाहिए। प्रशांत किशोर जी की नई पार्टी जन स्वराज पार्टी 243 सीटों पे कैंडिडेट उतार रहे हैं। चलिए, प्रशांत किशोर जी का नाम आपने ले लिया तो उस पर उन पे भी चर्चा शुरू कर देते हैं। प्रशांत किशोर जी वही प्रयास कर रहे हैं, वही प्रयोग कर रहे हैं जो आज से 10 साल पहले केजरीवाल ने दिल्ली में किया था, ये मेरा मानना है। आपके पास खासा अनुभव रहा है, आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव भी कवर किया है, आम आदमी पार्टी अब में भी आपके रिश्ते अच्छे हैं ये मैं कह सकता हूँ, और जन स्वराज में भी आपके रिश्ते अच्छे हैं ये मुझे पता है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि ये जो प्रैक्टिकल का फॉर्मूला है ये बिहार में कितना कारगर हो रहा है। भाई दिल्ली की बात दूसरी थी, वहाँ पढ़े लिखे लोग थे, वहाँ जाति की बात कम होती थी, वहाँ छोटे छोटे मुद्दे थे। बिहार बड़ा क्षेत्र है, जनसंख्या में ज़्यादा है, अपराध ज़्यादा बढ़ रहा है और वहाँ लोग जाति पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो क्या प्रयोग कैसा रहेगा? देखिए, प्रशांत किशोर जी बड़े ही प्रखर होके मुखर होके कई इंटरव्यू साक्षात्कार उनके देखने को मिलते हैं। हर स्तर पे आपको यूट्यूब चैनल हो, चाहे पॉडकास्ट हो, चाहे नेशनल चैनल हो, हर मुद्दे पे, हर मंच पे आके अपनी बात को बड़ी मुखरता से रखते हुए आए हैं। लेकिन बिहार और दिल्ली में ज़मीन आसमान का अंतर है। समझिए, वो बिहार जो है उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं जाति को आधार बना करके की जाती है। आज उन्होंने 3-4 सेगमेंट में बिहार की पॉलिटिक्स को डिफाइन किया है। ये भी सही है कि युवा मतदाता बिहार में बढ़े हैं। इस बार जो 18 वर्ष से ज़्यादा हुए हैं, एक अच्छा खासा उनका प्रतिशत बढ़ा हुआ है। दूसरा, उन्होंने जो मुद्दा उठाया रोजगार का मुद्दा उठा दिया है। तीसरा, जाति आधारित समीकरण को वो स्वयं नहीं इनकार कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने शराबबंदी को चालू करने की बात कही। वो एक उनका एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि वो आज से 1 साल 2-3 साल पहले से बोलते आ रहे हैं कि हम आते ही शराबबंदी को ख़त्म करेंगे। उनका ये मानना है कि बिहार में शराबबंदी लागू तो है लेकिन शराब पूर्ण रूप से बंद नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के जो बिहार यूपी से सटे हुए एरिया से वहाँ शराब कहीं ना कहीं आ ही रही है और पकड़ाती रहती शराब, करोड़ों करोड़ों की शराब हमेशा पकड़ाएगी। तो उसको आधार बनाते शायद वो बोलना, और स्वाभाविक सी बात है कॉरपोरेट में काम किए हों, कॉरपोरेट लेवल की उनकी थिंकिंग रही है, यूएन में काम, यूनाइटेड नेशंस में काम कर चुके हैं। शराब कहीं प्रदेश हिंदुस्तान में बैन नहीं, यहाँ बैन है। तो इसका 2 पक्ष समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं वहाँ की महिलाएं बड़ी खुश हैं बिहार की, और अगर ये शराबबंदी वहाँ से हटा ली जाती है तो कहीं ना कहीं वही पुराना सपना बिहार का देखना पड़े। एक डरावना तथ्य भी दिखाता है। तो वो मेरे ख्याल से उनकी सोची समझी एक राजनीतिक रणनीति होगी जिसको वो आधार बना करके शराबबंदी हटाने की बात कह रहे होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से शराबबंदी बंद होने से कहीं ना कहीं बिहार में फर्क तो पड़ा ही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अपराध भी बढ़ा है। जितने नए लड़कों की बात करें, लगातार शराब तस्करी को लेके वो गिरफ्तार होते हैं, गाड़ियां पकड़ी जाती हैं बॉर्डर पे। ये चीज़ आम हो गई है, कोई बड़ी चीज़ नहीं रहा बिहार के लिए ये। और दूसरा हम बात करेंगे, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम बिहार से चुनाव लड़ेंगे। हमने बताया ना कि संविधान हमें अधिकार देता है, संविधान का अधिकार है, लेकिन आप बिना जनाधार के वहाँ कि एक जो स्थिति ये है कि वोट काटने वाली जो बात रहती, कहीं ना कहीं हर आदमी चुनाव लड़ा के किसी न किसी
पार्टी को या किसी न किसी अलायंस को लाभ पहुंचाना चाहता है। तो दिल्ली से राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति गवर्न होती है, और बिहार की राजनीति का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिल्ली की राजनीति में रहता है कि जो दल भी यहाँ पे जीतता है अपने 15 से 20 सांसद कहीं ना कहीं लेके लोकसभा में जाता है और केंद्र की सहायता करता है। तो दिल्ली की इस पर काफ़ी महीन दृष्टि रही है। तो मेरे ख्याल से ये अपने कैंडिडेट विधायक उतारे कहीं ना कहीं वोट काटने का, या जहाँ पे भी कोई पार्टी या इनके सहयोगी दल कमजोर पड़ उनको मदद करने का कार्य करेंगे। ये वो हम पिछले बार भी थे, 5 सीटें पाई थी उन्होंने, मुस्लिम बाहुल एरिया से ही पाई थी। उनका वोट गठबंधन के हिस्सा है, उन्होंने राहुल को भी बोल दिया कि आप भी हैदराबाद से लड़िए। हाँ, वो स्पेसिफाइड है उनका, तो एक वोट मुस्लिम वोट बैंक पे ही उनके सारे व्याख्यान भी आप सुन लेंगे, उनके जितने विचार हैं, और मुस्लिम बाहुल वो एरिया में असीमुद्दीन हुसैन। अब हम महागठबंधन की बात कर लेते हैं। ये तो एनडीए रहा भाई, सत्ता है, शासन है, पावर है जी। यहाँ क्यों खिचड़ी पकड़ा है? 2 बार लालू प्रसाद यादव को बैठना पड़ गया समझाने के लिए। देखिए क्या है कि कांग्रेस पिछली बार 19 सीट पाई थी, जहां उत्तर प्रदेश में स्थिति खराब थी कांग्रेस की। पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में 19 सीटों पर विजय प्राप्त की थी, और वामदल जो है एक तरीके से विलुप्त हो गया। बंगाल वाला और जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र वहाँ खत्म हो गया। वामदल या कम्युनिस्ट पार्टी के 16 विधायक वहाँ से जीत करके आए थे, और असीमुद्दीन हुसैन की पार्टी 5 सीट वहाँ पे पाई थी। तो ये जो दल है जो कहीं ना कहीं नेशनल एनडीए से एकदम विपरीत विचारधारा का दल है, ये जोड़ करके इस महागठबंधन का निर्माण हो, या आप भी समझते हैं हम भी समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये अपने कैंडिडेट्स को लड़ाना चाहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उनकी शक्ति बढ़ी 19 सीट पा करके, और 19 सीट पा करके जब भी किसी की शक्ति राजनीति में बढ़ती है वो और अधिकार क्षेत्र की मांग करता है कि मैंने पिछली बार हमारे 19 विधायक हैं, इस बार 25 विधायक जीत करके लाने, 30 विधायक जीत करके लाने, वो आधार बनाते हुए कहीं ना कहीं मांग करता है। ये हमेशा से होता रहा है, जब भी गठबंधन की राजनीति चाहे दोनों तरफ देखेंगे ये हमेशा टशन आपको मिलेगा। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे ख्याल से चुनाव बहुत नज़दीक, हफ्ते 10 दिन के अंदर सारी सीट्स की बात क्लियर हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे जो बागी कैंडिडेट्स हैं, प्रत्याशी हैं, उनकी भूमिका महती हो जाएगी कि 15 से 20 सीट पे वो लोग असर डालें कम से कम। और एक बार फिर जो बिहार का चुनाव है, एक बार फिर बाहुबलियों के पास चला गया। ठीक है, हम बात करें कि मोकामा से एक बाहुबली नामांकन की तिथि घोषित कर दी है, वो चुनाव लड़ने वाले हैं। उसके साथ ही हाल ही में जेल से छूट के आए उनके भी लड़के को टिकट दे दिया गया, और जिस तरह से सिवान के सरदार को जिसे बोला जाता है उसे भी टिकट दे दिया गया। तमाम इधर सूरज भान हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो एक बार फिर चुनाव में लड़ रहे हैं। तो क्या फिर एक बार फिर ये अगर एनडीए है, अगर आप आपराधिक छवि को दूर करने की बात करें तो ये बाहुबलियों को टिकट दिया जा रहा है लगातार। देखिए परेशानी क्या है ना, बाहुबल की राजनीति आप उठा के देखेंगे अगल बगल का क्षेत्र बहुत प्रभावित करता है। एक लंबे अरसे तक कोई बाहुबली अगर राजनीति में आता है उसके परिवार के कई सदस्य विधायक, सांसद या मंत्री बने रहते हैं, वो उस क्षेत्र पर प्रभाव डालते रहे। बिहार अंगड़ाई ले रहा है, कहीं ना कहीं परिवर्तन की बयार बिहार में चल चुकी है। विकास देख रहा है बिहार, सड़कें देख रहा है बिहार, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहा है बिहार, कुछ नई चीज़ों को देख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पारंपरिक वोट बैंक बिहार का रहा है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। व्यक्ति आज भी जाति को आधार के, अपने जाति को आधार बना के वोट देता है, क्षेत्र को आधार बना के वोट देता है, अपने नेता को आधार बना के ही वोट देता है। और एक लंबे समय तक कोई भी नेता, किसी बाहुबली हो चाहे सामान्य नेता और राजनीति में रहा रहता है तो बहुत लोगों को ऑबलाइज किया रहता है अपने क्षेत्र में। बहुत प्रैक्टिकल, जो आप तो कवर करते हैं ज़मीनी स्तर पर, आपने पत्रकारिता की हुई, आपको मालूम होगा। तो कहीं ना कहीं पार्टी भी बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के फेवर में नहीं रहती। ऐसे कैंडिडेट को उतारना चाहती है जिनका कुछ ना कुछ जनाधार रहा है या है, तो उस सरकार नंबर से बनती है तो कुछ ऐसी सीट वहाँ पे इंगित है कि वो अपनी छोड़ना ही नहीं चाहता। तो वो जो सीट्स है वहाँ पे हमारे ख्याल से वही कैंडिडेट पार्टी के फ्रेमवर्क के फिक्स होते हैं। चलते चलते एक बात मैं जानना चाहूँगा, इस पूरे चुनावी समीकरण में जी जल्द ही इसका निर्णय आ जाएगा। मेरे ख्याल से 17 नवंबर की तिथि है, उस दिन रिजल्ट घोषित हो जाएगा जी। तो क्या लगता है नीतीश बाबू उभरेंगे या उनको फिर एक अस्तित्व की तलाश करेंगे? नीतीश कुमार को चुनाव में नुकसान हो रहा है, जहाँ तक हमारा आकलन कह रहा है। 43 सीटें पाए थे पिछले विधानसभा में, इस बार 15 से 20 सीट पे उनका नुकसान होता दिख रहा है मुझे।
लेकिन तमाम बाहुबलियों को जोड़ा है। जो अब उन्होंने कोशिश की डैमेज कंट्रोल करने की, लेकिन थोड़ा लेट हो गए। पहले इस चीज़ को उनको अंदाज लगा लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी कुछ भी हो सकता है। और एक छोटा सवाल, पीके प्रशांत किशोर क्या कुछ कर पाएंगे या फिर हवा बनाए हैं और हवा में निकल जाएंगे? प्रशांत किशोर कुछ मेजर सीटों पर प्रभाव तो डालेंगे, कहीं ना कहीं जो बड़ी इंपॉर्टेंट सीटें, महत्वपूर्ण सीटें, उससे प्रभाव तो डालेंगे। वो स्वयं बोलते आ रहे हैं कि आप लोग मुझे वोट कटवाए, वोट काटेंगे, लेकिन एक डर का माहौल तो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो एक आधार बना के रखते हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो। काफ़ी मेहनत किया, राहुल गांधी के साथ रोड शो की, क्या करेंगे? वो हमेशा मेहनत तेजस्वी जी, राहुल यादव जी, राहुल गांधी के साथ करते रहे हैं। अब उसका रिजल्ट तो सबके सामने, बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आए, 75 सीटें पाए थे। फैसला भी आ सकता है, एक जमीन घोटाले में दिल्ली में आज लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ इफेक्ट डालेगा बिहार चुनाव। ये कभी इफेक्ट नहीं डाला बिहार के चुनाव में। बिहार के चुनाव में पिछली बार मोदी की लहर भी चल रही थी, लोकसभा उठा के ले लीजिए 2014 का, चाहे ये पिछला विधानसभा, ये एक उनका एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है जो कि लालू यादव को, राष्ट्रीय जनता दल को वोट देता है, वो देता रहेगा। उसमें 2-5% का असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क उससे नहीं पड़ता है। चिराग उभरेंगे, विपक्ष के बड़े नेता बनेंगे या फिर? देखिए, ये बिहार का चुनाव इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे 4 युवाओं का चुनाव है, जिसमें एक नया एंट्रेंट प्रशांत किशोर को मान सकते हैं। बीजेपी की तरफ से युवा चेहरा के रूप में सम्राट चौधरी जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आपके तेजस्वी यादव जी हैं, और भाजपा एक ऑप्शन लेके चल रही है। सम्राट चौधरी का समीकरण, या सम्राट चौधरी को अगर लेते शक्ल, उसकी शक्ल पर अगर चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लाभ होता है, तो चिराग पासवान पे भी दांव खेल सकती है। और चौथा जो चेहरा प्रशांत किशोर है, वो बड़ा ही एग्रेसिव होके फ्रंट फुट पे राजनीति में आके बैकिंग कर रहे हैं, सब पे आरोप लगा रहे हैं, कई लोगों के ऊपर आक्षेप लगा, कई लोग उसका जवाब भी दे रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग युवाओं का चुनाव है, और युवा मतदाता बने, और महिला मतदाता भी इसमें रोल प्ले करेंगी। महिलाओं को जो 10,000 रुपये और पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, महिला हमेशा, अगर आप देखेंगे एनडीए जहाँ जहाँ चुनाव लड़ी, भाजपा या उसके सहयोगी दल, महिलाओं का वोट बैंक बहुत जरूरी था। बिहार की महिला जनसुराज ने इसमें एक प्रैक्टिकल किया, जनसुराज ने, जैसे मैंने बताया आम आदमी पार्टी की तरह, उसमें एक प्रैक्टिकल अच्छा हुआ। कर्पूरी ठाकुर जी की पोती को चुनाव लड़ा रहे हैं, और वो बहुत ही निर्भीकता से चुनाव लड़ रही है, और उसी सीट से चुनाव लड़ रही है जहाँ कभी कर्पूरी ठाकुर जी मेहनत किया करते थे। लेकिन उससे प्रशिक्षण भी तो लग रहा है। उनकी जागृति जी के पिता कर्पूरी ठाकुर पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का कुछ ना कुछ पार्ट पैच उन पे भी लगा, वो ऐसा ऐसा करते थे। आप जानते हैं क्या करते थे, वो चीज़ें मीडिया में आजकल बखूबी चल भी रही हैं। चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है बिहार का, कुल मिला के आशुतोष जी, देखने लायक है। बट हमारा ख्याल से 40 से 50% जो वेश, इसके बीच का वोट शेयर जो है एनडीए के पास रह रहा है, अभी तक ज़्यादा डगमगा नहीं रहा है। जो विकास किया, जिस सड़क से हम होकर के जा रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारे फैक्टर्स इसको लेके रखते हैं। बाढ़ भी एक फैक्टर है। हाँ, वो हमेशा से बिहार में बाढ़ फैक्टर है। बाढ़ में देखिए, अभी पप्पू यादव जी पैसा बांटते हुए, उसमें देखा गया बाढ़ पीड़ितों को बांट रहे थे कि चुनाव आयोग कुछ भी कहे, मैं अपनी जनता की सेवा करूँगा। ये सारे बिहार बड़ा ही इंटरेस्टिंग लिटमस टेस्ट है चुनाव का। जो राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी हैं, उनको बिहार का चुनाव नज़दीक से देखना चाहिए, या ज़मीन पर जाके कवर करना चाहिए। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आपके चैनल लल्लन पेज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। था कि एक दो बड़ी बातें निकल के सामने आई। सबसे बड़ी बात कि युवाओं को इस बार अधिकार है, और युवा ही निर्णय करेंगे कि कौन कुर्सी पर बैठेगा। उसके साथ ही महिलाओं का भी विशेष योगदान रहेगा, और 4 बड़े युवा जिनका भविष्य वो तलाश कर रहे हैं, चिराग पासवान हो, चौधरी हो, लालू प्रसाद के लड़के तेजस्वी हो, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रशांत किशोर हो। ये इनका ये प्रैक्टिकल है, और सही में इनके लिए करो या मरो की स्थिति है। जो जीतेगा वो सत्ता पर काफ़ी दिनों तक काबिज रहेगा। अभी की जो हमारे ये चर्चा हो, इसमें यह भी है कि नीतीश का जो पैरा है वो डाउन होगा पिछले बयानों से, और पिछले जिस तरह का उन्होंने कार्य किया है, तो कहीं ना कहीं उनका जो पैरामीटर होगा वो डाउन होगा। अब ये तो समय बताएगा कि सत्ता पर कौन बैठेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लल्लन पेज। नमस्कार।